हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर। ओके, सो हमने पिछला जो लेक्चर कंडक्ट किया, ओके, उस लेक्चर में हमने देख लिया था कि भाई जो हमारा अपना कंपोजिशन है वो कैसे डेजिग्नेट करते हैं। ओके, उसका नंबर ऑफ जो मेथड्स है वो हमने देख लिए थे। ओके, सो इसके आगे वाला ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, उसका हम सब टॉपिक बोल सकते हैं। ये है हमारा थेरीज ऑफ इलास्टिक फेल्यूर। ओके, थेरीज ऑफ इलास्टिक फेल्यूर मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। ओके, सो आज का जो टॉपिक है ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो कोई भी मिस नहीं करेगा, प्लीज़ पूरे अटेंशन में देखिए इस लेक्चर को। सो यू विल गेट टू नो द व्हाट इज़ मीन बाय द इलास्टिक फेल्यूर, व्हाट इज़ मीन बाय थेरी ऑफ इलास्टिक फेल्यूर, ये सब आपको पता चल जाएंगे। ओके, सो उसमें जो पहली थेरी है, ओके, वो है मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थेरी। ओके, मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है मैंने पूरा कंडक्ट किया है उसके ऊपर। प्रिंसिपल स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रिंसिपल प्लेन वगैरह ये जो सब है मैंने एक लेक्चर में पूरा कंडक्ट किया है। सो आप वो लेक्चर फिर से देख सकते हैं। सो यू विल गेट टू नो अ गुड आइडिया अबाउट इट। ओके, सो हम अभी पहली थ्योरी देखते हैं। वो है हमारी मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। उसका ही दूसरा नाम है रैंकाइन थ्योरी। रैंकाइन थ्योरी सी कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, आपको ये मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का नाम न देते हुए क्या करता है, रैंकाइन थ्योरी दे देता है। सो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से यही ध्यान में रखना है कि भाई मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो है उसका ही नाम है भाई रैंकाइन थ्योरी। ओके, गॉट, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं उस थ्योरी में क्या है और उसको हम कैसे अपने जो प्रैक्टिकल से उसमें लाने वाले हैं। ओके, देन देखते हैं अभी, इफ इट वर्क्स ऑन द ब्रिटल मटेरियल, क्या है, इट्स वर्क ऑन द ब्रिटल मटेरियल। दिस theory state that the elastic failure occur when greatest principal stress reaches to the elastic limit, क्या, elastic limit value in simple tension test irrespective of the value of the other two principal stress। ओके, आपको पहले क्या है कि भाई ये जो थ्योरी है वो है हमारी ब्रिटल मटेरियल के लिए, वर्क्स ऑन द ब्रिटल मटेरियल, मतलब ज़्यादातर ब्रिटल मटेरियल पे वर्क करती है। ओके, दूसरा है दिस थ्योरी स्टेट दैट द इलास्टिक फेल्योर ऑकर व्हेन, मतलब इलास्टिक जो कंपोनेंट है वो फेल कब होता है, कि ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस रिचेज द इलास्टिक लिमिट। मतलब क्या, जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो इलास्टिक लिमिट पे क्या होता है, जो इलास्टिक लिमिट पे पहुंच जाता है, तब ये वाली थ्योरी मतलब तब क्या होता है, कंपोनेंट फेल हो जाता है। क्या, कंपोनेंट फेल हो जाता है। सिवाय आपको ध्यान में क्या कि जो ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है वो इलास्टिक लिमिट तक पहुंच जाता है। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या, मैक्सिमम। अगर उस लिमिट से बाहर अगर हमने लगा दिया फोर्स तो क्या होगा, वो कंपोनेंट फेल हो जाएगा। इलास्टिक मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि इलास्टिक का मतलब भाई उसको फोर्स लगाने के बाद भी, क्या होता है, अगर हमने फोर्स रिमूव कर दिया तो उसका जो ओरिजिनल डायमेंशन है वो रिगेन कर लेगा। क्या, वो रिगेन कर लेगा। ओके, सो दैट्स इलास्टिक। तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यही कहती है कि भाई ये है हमारी काम करती है ब्रिटल मटेरियल पे, और जब हमारा ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो जब इलास्टिक लिमिट वैल्यू पे पहुंच जाता है, क्या, इलास्टिक लिमिट वैल्यू पे पहुंच जाता है, तब क्या होता है, तब वो मटेरियल ब्रेक हो जाता है। क्या, तब वो मटेरियल ब्रेक हो जाता है। इन सिंपल टेंशन टेस्ट, क्या, इन सिंपल टेंशन टेस्ट irrespective of the value of the other two principal stress, irrespective of the value of other principal stress। ओके, सी देखिए, तो क्या होता है, जो मैंने बताया था आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, बराबर, और उनके हर एक के क्या स्ट्रेसेस होते हैं, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस होते हैं, बराबर। ये मैंने आपको पूरा बताया था। लेकिन उसमें क्या बताया कि भाई कौन सा भी एक
इन तीनों में से कौन सा भी एक तीन कौन से होते हैं, एक एक्स प्लेन पे लगता है, दूसरा वाई प्लेन पे लगता है, तीसरा जेड प्लेन पे लगता है। तो ये थ्योरी क्या कहती है, इन तीनों में से एक कौन सा भी अगर मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट तक पहुंच जाए तो कंपोनेंट फेल हो जाता है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं कि जो आगे वाले जो दो बचे हैं वो इलास्टिक लिमिट पे गए हैं या नहीं, या उसके नीचे है। ओके, सो ये जो कहती है हमारी क्या कहती है इसके बारे में, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के बारे में कहती है। ओके, प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और रैंकिन थ्योरी। ओके, तो ये क्या है हमारा कि भाई जो हमारा सिग्मा है, सिग्मा क्या है हमारा, जनरली हम डेजिग्नेट करते हैं स्ट्रेस से। जनरली हम डेजिग्नेट करते हैं स्ट्रेस से। तो फॉर डक्टाइल मटेरियल क्या होता है वो, फॉर डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, सिग्मा वाई टी अपॉन एफ एस। मैंने देखो ये वाला जो एक फार्मूला है एफ एस क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसके लिए पूरा एक अलग लेक्चर हमने लिया है। ओके, सो मैं यहाँ उसको एक्सप्लेन न करते हुए आगे बढ़ूँगा। और सिग्मा वाई टी क्या होता है हमारा, सिग्मा वाई टी क्या होता है, इल्ड स्ट्रेंथ। इल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेस एट इल्ड स्ट्रेस क्या होता है, इल्ड स्ट्रेस। ओके, गेट। तो ये रहेगा हमारा फार्मूला डक्टाइल मटेरियल के। मैंने देखो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने एक टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने पूरा बताया दिया था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कब लेना है, कौन सा लेना है, बराबर। और जो हमारा डक्टाइल मटेरियल है उसके लिए कौन सा लेना है, ब्रिटल मटेरियल है उसके लिए कौन सा लेना है। सो आपके ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, देन क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा यू टी अपॉन एफ एस फॉर ब्रिटल मटेरियल। ओके, मैंने पहले ही बोल दिया था ब्रिटल मटेरियल के जो ट्रेस हम कंसिडर करते हैं उसको बोलते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है कि भाई ये मैक्सिमम स्ट्रेस होता है हमारे कंपोनेंट का, कि उसके आगे इस कंपोनेंट में स्ट्रेस नहीं जा सकता। सी, मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस और बेकिंग स्ट्रेस में फ़र्क है क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस और बेकिंग स्ट्रेस में फ़र्क है। इसके लिए हमने एक पूरा लेक्चर लिया है। सो वो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है इधर तो पहले आप वो लेक्चर देखिए, सो यू विल गेट टू नो, पूरे थिंग आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, देन हमारा नेक्स्ट रहेगा हमारा उसका एप्लीकेशन है भाई, क्या है, डिज़ाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट फॉर ब्रिटल मटेरियल। डिज़ाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट फॉर ब्रिटल मटेरियल, मैंने पहले बताया ब्रिटल मटेरियल पे ये जो थ्योरी है वो अप्लाई है। वो इसका एग्जांपल क्या है, स्पिंडल ऑफ स्क्रू जैक, मशीन टूल, सी फ्रेम, these are the example of theory। ओके, सी अभी हम दूसरे नंबर का थ्योरी देखते हैं जो आपके सिलेबस में दो थ्योरी। ओके, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ओके, इसका ही दूसरा नाम है गेस्ट और ट्रेस्का थ्योरी। गेस्ट और ट्रेस्का थ्योरी। ओके, आ गया होगा आपको ध्यान में गेस्ट और ट्रेस्का थ्योरी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है भाई, हम पढ़ लेते हैं तो मैं आपको एक बारी बारी समझाता हूँ अच्छे से। ओके, सो ये थ्योरी क्या कहती है, द इलास्टिक फेल्यूर ऑकर्स एट अ पॉइंट इन अ member when the maximum shear stress in a biaxial stress system reaches the value equal to the stress at a yield point in a simple tension test। reaches the value इक्वल टू द shear स्ट्रेस एट yield पॉइंट। ओके, मतलब क्या, जब yield पॉइंट का जो shear स्ट्रेस है उस वैल्यू तक अगर हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू अगर पहुंच जाती है। ओके, क्या है, सी जो हमारा मैक्सिमम shear स्ट्रेस होता है, बराबर, जो हमारा मैक्सिमम shear स्ट्रेस होता है बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम का, अगर वो पहुंच जाता है यील्ड पॉइंट shear स्ट्रेस पे, अगर वो पहुंच जाता है यील्ड पॉइंट shear स्ट्रेस पे, तो क्या होता है कि वो कंपोनेंट फेल हो जाता है। और ये जो प्रोसेस रहेगी इन सिंपल टेंशन का जो यील्ड स्ट्रेस रहेगा, मैं बता रहा हूँ आपको यील्ड स्ट्रेस क्या रहेगा सिंपल टेंशन टेस्ट का। ओके, सिंपल टेंशन टेस्ट का जो यील्ड स्ट्रेस रहेगा उसमें जो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू रहेगी और उस वैल्यू तक हमारा मैक्सिमम shear स्ट्रेस अगर पहुंच जाता है, देन आवर कंपोनेंट विल गेट फेल्ड। ओके,
क्या है अभी देखते हैं अभी। ये क्या है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन एफ एस, वो सिग्मा वाई टी अपॉन एफ एस। वाई टी क्या है, शियर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट। क्या है वाई टी क्या है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू, देखो ये अच्छे से लिखा नहीं होगा तो आपको, टाउ वाई टी अपॉन एफ एस। ओके, मतलब क्या, शियर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट, सिग्मा टाउ वाई टी शियर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट। आपको ध्यान में आया होगा ये। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सी अभी क्या है, मैं पहले बता देता हूँ आपको कि भाई ये जो है कंपोनेंट यील्ड स्ट्रेस का, अभी हमने देख लिया कि इसका जो टाउ मैक्स है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। एफ एस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हम आगे देखते हैं। शेयर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द यील्ड स्ट्रेस एट टेंशन। क्या थे, ये फार्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आई थिंक सिमिलर ही फार्मूला मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में लिए हैं, कि जो एफ पे जो डेडिकेटेड लेक्चर था हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे, इसमें आई थिंक ये फार्मूले हो गए। क्या है, shear stress at yield point is equal to the half of the yield stress in tension। क्या, shear stress at yield point is equal to the half of the yield stress in the tension। ओके, तो सी ये आपको रट लेना है फार्मूला, क्योंकि आपको एक अपने जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो हम ये देखते हैं कि भाई जो पिछली वाली जो थ्योरी थी हमारी, वो हमारी वर्क कर रही थी ब्रिटल मटेरियल पे। क्या, वो हमारी वर्क कर रही थी ब्रिटल मटेरियल पे, और जो ए वाली थ्योरी है हमारी, वो हमारी वर्क करेगी डक्टाइल मटेरियल पे। ओके, तो गेस्ट और ट्रेस्का और जो शियर स्ट्रेस थ्योरी, वो किस पे वर्क करती है, ये देखो ये नाम आपको कन्फ्यूजन होंगे, बट आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, वो किन पे, तो ये वाली जो थ्योरी है वो किस पे वर्क करती है, ब्रिटल मटेरियल पे। इसकी एग्जांपल क्या है, स्प्रिंग की, क्रैंक शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट, मतलब जितने भी ब्रिटल मटेरियल आप गिन सकते हो। सो यू कैन पुट इन दिस लिस्ट। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा क्या, स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, it is a process in the establishing the set of norm to which a specified set of characteristic of component or a product should conform। okay, see इसकी टेक्निकल डेफिनेशन आप रट सकते हो, लेकिन इसका आप मीनिंग अच्छे से समझ लीजिए। ओके, मीनिंग में आपको समझाता हूँ क्या है। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन के नाम से ही हमको पता चल जाए कि वो स्टैंडर्ड, मतलब कोई चीज़ का अगर स्टैंडर्ड होता है, हम उसको बोलते हैं कि भाई उसका स्टैंडर्ड हाई है, मतलब क्या, उसका स्टैंडर्ड है एक। ओके, सो स्टैंडर्डाइज का मतलब ही लिटरली लेना है कि भाई ऐसे एक स्टैंडर्ड कि उस स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करते हैं, बराबर। मतलब हम जैसे बोल सकते कि अगर हमारे क्लास में कोई अच्छा लड़का है पढ़ा लिखा, तो हम उसके साथ हमको कंपेयर कर सकते, अरे यार वो इतना पढ़ा लिखा है और मैं कम हूँ, तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड। तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड। आई होप आपको स्टैंडर्डाइजेशन समझ में आएगा। तो वैसे ही जो हमारे मशीन डिज़ाइन है या जो हमारे इंजीनियरिंग है, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब एक इम्पोर्टेंस है। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन ये क्यों यूज़ होता है, देखिए क्या होता है, समझ लीजिए हमारे जो इंडिया में हम मीटर में मेजर करते हैं, बराबर, हम मीटर में मेजर करते हैं। लेकिन अगर ब्रिटेन में गए तो फीट में मेजर करते हैं, फीट में, हम जिसको फुट बोलते हैं। ओके, सो हमको पता तो होना चाहिए ना, हमारे यहाँ का 1 मीटर उनके यहाँ कितने का फुट है, बराबर। तो इसके लिए कुछ वैल्यूज सेट की गई है। क्या, इसके लिए कुछ वैल्यूज सेट की गई है, तो हम उसको बोल सकते हैं भाई स्टैंडर्डाइजेशन। तो देखो, यहाँ अगर 2 मीटर का रॉड हमने मैन्युफैक्चर कर दिया, बराबर, उनको दे दिया, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई ये रॉड कितनी फीट का है, उनकी लैंग्वेज में। क्या, उनकी लैंग्वेज में उनको पता होना चाहिए। सो दैट्स वाई स्टैंडर्डाइजेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, देन टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड मैं आपको बताता हूँ। ओके, क्या है, कंपनी स्टैंडर्ड, दिस स्टैंडर्ड आर डिफाइंड और सेट बाय द कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनी। ओके, क्या है ये स्टैंडर्डाइजेशन जो है, ये जो कंपनी स्टैंडर्ड है, मतलब जो कंपनी का जो अंदर का इन्वायरमेंट है उसमें, म्हणजे सी हम अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, ओके,
तो कंपनी वाला ही अगर हमको बता देगा भाई ये स्टैंडर्ड है, इसके हिसाब से हमको काम करना है, तो दैट्स अ कंपनी स्टैंडर्ड। तो वो जो लिमिटेड रहेगा उस कंपनी के और जो हमारा रहेगा उसके ऊपर ही लिमिटेड रहेगा, उस कंपनी के बाहर उसका कोई यूज़ नहीं होगा। ओके, दूसरा रहेगा नेशनल स्टैंडर्ड। ओके, नेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है कि जैसे हमने बोला IS इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, जैसे ही BIS है, ASME अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, AGMA है, दिस आर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ASME जो है वो अमेरिका का है, जैसे IS है वो भारत का है। मतलब क्या, हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड होता है। मतलब मैं आपको एक बता दूँ, अगर महाराष्ट्र में 1 मीटर मतलब 1000 mm हो रहा है, बराबर 1000 mm हो रहा है, तो वो यूपी में भी 1000 mm ही होगा। मतलब क्या, ये नेशनल स्टैंडर्ड है। मतलब हमारे पूरे देश के लिए 1 मीटर का मतलब होता है 1000 mm। दैट्स अ नेशनल स्टैंडर्ड। मतलब आप अपने देश के कौन से भी कोने में जाओ, ये इतना ही रहेगा। ओके, देन क्या है नेक्स्ट वाला हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। दिस स्टैंडर्ड आर सेट बाय द इंटरनेशनल अपेक्स बॉडी। ओके, मतलब क्या, तो पूरे वर्ल्ड के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। मतलब क्या, अगर हम मीटर में यूज़ कर रहे, ब्रिटेन में फुट में यूज़ कर रहे, तो हमको पता तो होना चाहिए ना, क्योंकि हमें व्यापार करना होता है हर कंट्री को। तो उनको कुछ स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं कि ऐसा ना हो कि यहाँ 2 फीट का बढ़ जाए और वहाँ वो 4 फीट का हो जाए, ऐसा ना हो। तो अगर उन्होंने बोला 4 फीट का, तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करके उतना ही कंपोनेंट उनको बना के देंगे। क्या, उतना ही कंपोनेंट हम उनको बना के देंगे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। गॉट द कंसेप्ट? ओके, सो आई होप आज का लेक्चर के लिए हम इतना ही देखते हैं। ओके, सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये आज का लेक्चर। ओके, सो तो आपको ये फिर से एक लेक्चर, आप ये लेक्चर रिवाइज कर लीजिए, एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। नेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये क्या है। सो हम अभी मिलते हैं हम अपने अगले आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए हम ये लेक्चर यही स्टॉप करते हैं और मिलेंगे हम अपने आगे आने वाले लेक्चर में।